अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के केस लॉज के बारे में अपनी चर्चा। इसमें हम लोग अपने अगले चैप्टर का केस लॉज देखते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसे ही मैं कोई केस यहाँ पर कंप्लीट करूंगा वैसे ही आपको इमीडिएट एक बार जस्ट गो थ्रू करना है, यानी कि खुद से एक बार रीड करोगे आप उस केस को। ठीक है, पूरी कहानी को आप अच्छे तरीके से एक बार रीड करोगे, मार्क करोगे और अंडरलाइन करोगे, ताकि आपको बार बार चीज़ें पढ़नी ना पड़े। आपका सारा चीज़ जो है, जो भी नोट्स बनाना है, लिखना है, वो सब आप लिख लो अभी के अभी पॉज करके। जैसे ही मैं कोई केस कंप्लीट करता हूं, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तब आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा ये केस लॉ। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में। सबसे पहले हम लोग केस देखते हैं न्यू दिल्ली होटल लिमिटेड का। न्यू दिल्ली होटल लिमिटेड, इसका नाम ही केवल होटल है, लेकिन ये होटल का बिजनेस नहीं करता है। इसका नाम ही केवल होटल है, लेकिन ये न्यू दिल्ली होटल लिमिटेड आपका होटल का काम नहीं करता है। ये क्या करता है, रियल एस्टेट वाला काम करता है, यानी कि फ्लैट को खरीदता है या फिर बनवाता है और उसको सेल कर देता है। ठीक है, तो इसके कुछ अनसोल्ड फ्लैट रह गए थे, कुछ फ्लैट इसके बिके नहीं थे। ठीक है, तो फ्लैट इसका क्या हो गया, इस न्यू दिल्ली होटल लिमिटेड का स्टॉक इन ट्रेड हो गया, क्योंकि इसी चीज का बिजनेस करता है, तो ये इसका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। कुछ इसका स्टॉक इन ट्रेड यानी कि अनसोल्ड फ्लैट बिक नहीं रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल किराए पर लगा दिया, तत्काल उसका लेटिंग आउट कर दिया, तो उससे रेंट आया। अब सवाल ये उठता है कि ये रेंट जो आएगा वो इनका बिजनेस इनकम होगा, ये इनका बिजनेस इनकम होगा या फिर इनका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। केस का नाम हम लोग याद करते हैं, न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड। ये कैसे आप याद रखोगे, पहले तो गौर करने वाली बात है कि नाम में होटल लगा हुआ है, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी का आपका क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट वाला बिजनेस करते हैं। अक्षय कुमार एक छोटे से होटल में काम किया करता था चांदनी चौक दिल्ली में। उसके बाद देखते देखते उसकी किस्मत चमकी और वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन गया, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन गया। अब जाहिर सी बात है कि वो अगर अक्षय कुमार दोबारा कोई बिजनेस करेगा तो होटल का बिजनेस तो करेगा नहीं, वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि आप देखते हो बहुत बड़े बड़े स्टार लोग, धोनी वगैरह लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अक्षय कुमार ने दिल्ली में प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करी और अपना कंपनी बनाया न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड, क्योंकि इसको होटल्स इसके लिए बहुत लकी रहा, होटल ने इसको स्टार बना दिया, इसकी वजह से इसका नाम डाला न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड। ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। एक तो अक्षय कुमार दिल्ली का है, इससे भी आपको समझ में आ गया, और दूसरा कि इसमें नाम में ही साफ साफ लिखा हुआ है न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड। तो यहां पर 4 केस और कहानी एक, 4 केसेस का टोटल नाम मैं यहां पर लेने वाला हूं। नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, रेफरेंस पर्पस के लिए आप एक बार केवल सुन लो। 4 केस कहानी एक और चारों का चारों मामला दिल्ली हाईकोर्ट का, चारों का चारों मामला दिल्ली हाईकोर्ट का। तो अपने जहन में बैठा लो कि ये केस दिल्ली हाईकोर्ट का है, ये कभी भूलो ही मत। एक आपका केस अंसल हाउसिंग फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड, अंसल हाउसिंग फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड, आपको रेफरेंस के लिए मैं केवल बता रहा हूं। दूसरा डिस्कवरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा डिस्कवरी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा ये वाला जो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड। ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला। तो चारों का चारों मामला दिल्ली हाईकोर्ट का। चारों का चारों में सवाल क्या कि अगर एसएससी का स्टॉक इन ट्रेड अनसोल्ड फ्लैट है, एसएससी का स्टॉक इन ट्रेड अनसोल्ड फ्लैट है, और अगर ना बिकने के कारण या अदरवाइज किसी कारण से इस अनसोल्ड फ्लैट को लेटिंग आउट कर दिया, तो जो किराए का इनकम आता है वो बिजनेस इनकम माना जाए या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाए। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर क्या बोला कि भले ही आपका फ्लैट जो होता है वो स्टॉक इन ट्रेड है, इसका मतलब ये नहीं इसको बेचोगे तो आपका बिजनेस इनकम होगा, लेकिन इसको अगर आप रेंट पे लगाओगे, किराए पे लगाओगे, तो ऐसी परिस्थिति में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। क्योंकि ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है, इसीलिए आप हाउस प्रॉपर्टी हेड से बच नहीं सकते हो, आपका टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही होगा। ये बात यहां पर बताई गई कि अगर अनसोल्ड फ्लैट जो कि स्टॉक इन ट्रेड है एसएससी का और उसको किराए पर लगाता है, तो जो भी एक्चुअल रेंट होगा या डीम्ड रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अब स्टॉक इन ट्रेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रेंट पर लगाया हाउस प्रॉपर्टी को तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड से आप बच जाओगे। अब ऐसा ही मामला आता है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर, चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का। जैसा कि मैंने कई बार आपको सलमान खान की कहानी सुनाई है, तो एस से सलमान खान और एस से सुप्रीम कोर्ट, तो आपका सारा केस सलमान खान वाला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, अब तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है। अब ये शाहरुख खान का की कहानी आती है, शाहरुख खान की कहानी। अब ये शाहरुख खान का मामला है चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, तो शाहरुख खान का भी नाम ऐसे ही स्टार्ट होता है, तो चलो सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कहां का केस है। ये वाला दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, मैं हाईकोर्ट का जगह का नाम भी आपको याद दिलाता हूं, याद करवाता हूं। ठीक है, तो इसलिए
उम्मीद करता हूं कि अगर अगर एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है हर चीज़ को याद करके जाना, लेकिन मेरी बातें सुनते सुनते ही अगर आपको याद हो जाए तो कितना अच्छा है कि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाओ। ठीक है, तो आपको अलग से स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है दिमाग पर कि भाई केस लॉ का नाम कैसे याद करें या फिर कहाँ का कोर्ट का जजमेंट है वो कैसे याद रखें। ठीक है, अगर एग्जाम में आपका भीड़ गया तो सोने पे सुहागा, आप केस लॉ के नाम के साथ यानी कि साइटेशन के साथ और कोर्ट का एग्जैक्ट नाम आप लिख के आओगे कि कौन से कोर्ट का जजमेंट था, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था या हाई कोर्ट का जजमेंट था। पहला कंफ्यूजन ये, दूसरा कंफ्यूजन कि अगर हाई कोर्ट का मामला था तो कौन से हाई कोर्ट का मामला था। इतने सारे स्टेट है, इतनी सारी जगह है और जहां जहां का हाई कोर्ट है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको एसोसिएशन मेथड से जगह का नाम भी याद करवाने का। तो ये शाहरुख खान का मामला है। शाहरुख खान की मूवी आपने देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में ये लोग क्या किया था, मतलब लास्ट में तंगावली से बहुत लड़ाई होती है। शाहरुख खान की लास्ट में तंगावली से बहुत लड़ाई होती है, लेकिन तंगावली से लास्ट में दोस्ती भी हो जाती है और तंगावली इन दोनों की शादी करवा देता है। तो शाहरुख खान ने वहां पर तंगावली के साथ बिजनेस शुरू किया। शाहरुख खान ने वहां पर चेन्नई में तंगावली के साथ बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ये मान लो तंगावली और ये शाहरुख खान है, दोनों ने बिजनेस शुरू किया। चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम रखा, चेन्नई में बिजनेस चालू किया। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम का बिजनेस चालू किया। अब यहां पर ये जो कंपनी है यही आपकी एसएससी है। ये कंपनी काम क्या करती थी, ये कंपनी क्या करती थी कि हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती थी, हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती थी। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लिखा हुआ था कि हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और किराए पर देना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि किराए का इनकम इनका मेन इनकम होगा। ठीक है, लेकिन ये सेम काम ही करेगी, ये बिजनेस ही करेगी। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करके किराए पर देने का काम करके जो आपका रेंट आता है वो रेंट किस हेड में टैक्सेबल होगा, ये सवाल उठा। ठीक है, ये सवाल उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर बोल रहा था बार बार कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा, या फिर अदरवाइज जो है ये सवाल बहुत उठते हैं कि आपका लेटिंग आउट का जो बिजनेस करने में जो कंपनी इंगेज्ड है उसका इनकम जो होगा वो रेंटल इनकम जो होगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाए या फिर बिजनेस हेड में टैक्सेबल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात यहां लिखी है वही ऑब्जर्व की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एसएससी के मेमोरेंडम में ही लिखा हुआ है कि इनका मेन बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और भाड़े पर देना है। प्रॉपर्टी को एक्वायर करके भाड़े पर देना है, मतलब किराया अर्न करना कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कोर्ट ने एक बात और गौर की, ये जो एसएससी है ये खुद से रिटर्न जो फाइल किया था उसमें बिजनेस इनकम दिखाया था और असेसिंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि अगर एंटिटी का मेन ऑब्जेक्टिव ही आपका रेंट अर्न करना है, मेन ऑब्जेक्टिव ही रेंट अर्न करना है, प्रॉपर्टी को एक्वायर करके किराए पर लगाना है, तो ये बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। ये बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। ये छोटी सी बात रही। तो एक हमने देखा केस चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का केस और दूसरा न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड का केस। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के रिस्पेक्ट में एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ये जूनियर एनटीआर है। ये इस एक्टर को आप पहचानते होंगे, ये बहुत बड़े एक्टर है साउथ के और इनकी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो इनका नाम है जूनियर एनटीआर। ठीक है, जूनियर एनटीआर ये सुपरस्टार हैं। ठीक है, अब ये एनटीआर जो थे वो मद्रास में रहते हैं और मद्रास में ही वेयर हाउसिंग बिजनेस भी करते हैं। इनका साइड बिजनेस है वेयर हाउसिंग करने का काम। ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज देने का काम इनका साइड बिजनेस है। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर एनडीआर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इस एनटीआर को अभी से थोड़ी देर के लिए एनडीआर पढ़ोगे, मतलब इसकी फोटो, इसकी मूवी, इसकी फोटो कहीं भी आप देखो तो आपको याद आना चाहिए एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड मद्रास हाईकोर्ट का मामला, एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड मद्रास हाईकोर्ट का मामला। ठीक है, तो अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो एनडीआर थे, ठीक है, इनका नाम अब से मैं क्या बोलूंगा, एनडीआर। ये जो एनडीआर थे ये वेयर हाउसिंग का सर्विस प्रोवाइड करते थे। वेयर हाउसिंग का सर्विस में गोडाउन को किराए पर देना भी इनका एक काम था, मतलब गोडाउन को वो किराए पर भी दिया करते थे। तो जो भी चार्ज करते थे सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो गोडाउन को रेंट पर दिया उसका जो इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा या फिर बिजनेस इनकम हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा या फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अब असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य काम इनका जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देने के दौरान जो मेन काम ये करते हैं वो किराए पर देने का काम करते हैं वेयर हाउस को। ठीक है, तो इस पर जो इनको गुस्सा आ गया, इनको जैसे ही गुस्सा आ गया वैसे इन्होंने असेसिंग ऑफिसर को एक
एक बार जोर की फटकार लगाई, एक बॉक्सिंग दिया कि सीधा का सीधा असेसिंग ऑफिसर का मामला चला गया मद्रास हाईकोर्ट में। ध्यान रहे मद्रास हाईकोर्ट में, एनटीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती है, ठीक है, अब ये जो वेयर हाउसिंग सर्विस की जो सर्विस का काम जो ये करते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज देने का जो काम करते हैं, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में मेयरली लेटिंग आउट नहीं आता है, केवल लेटिंग आउट नहीं आता है, यहां पर गुड्स का स्टोरेज करना, ठीक है, और कई प्रकार के ऑक्सिलरी सर्विस आते हैं, कई प्रकार के ऑक्सिलरी सर्विस में लिस्ट बताया गया। हाईकोर्ट ने देखा कि पेस्ट कंट्रोल, मॉइस्चराइजर से कंट्रोल, गुड्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और अदर कई प्रकार की फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि ये जो इनका पैकेज होता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का, उसमें रेंट भी एक हिस्सा है, ठीक है, मतलब रेंट एक आपका एक हिस्सा है। अकॉर्डिंगली हाईकोर्ट ने कहा कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को केवल लेटिंग आउट बोलकर हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज करना उचित नहीं है, इसीलिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का जो भी इनकम होगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, और एनटीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का जो चार्ज होता है वो बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा। अब हम लोग अगले केस के बारे में चर्चा करते हैं, हरिप्रसाद भोजनगर वाला। हरिप्रसाद भोजनगर वाला, अब ये हरिप्रसाद जो हैं ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हरिप्रसाद जो थे इनका नाम था हरि, और ये सबको प्रसाद का भोज खिलाते थे। तो देखो यहाँ पर लोग बैठ के भोज खा रहे हैं, ठीक है, तो इनका नाम था हरिप्रसाद भोज, और इनके गांव का भी नाम था भोजनगर, भोजनगर वाला, ठीक है। तो इनको लोग बोलते थे प्यार से कि हरिप्रसाद भोजनगर वाला, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये अच्छा आदमी होगा तो इनकी फैमिली का बंटवारा तो होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं इसका फैमिली, तो इसका फैमिली जो होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसकी फैमिली जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और ये गुजराती हैं, हरिप्रसाद भोजनगर वाला गुजराती हैं, ठीक है। तो गुजरात हाईकोर्ट का मामला है, गुजरात हाईकोर्ट का मामला है। अब गुजराती लोगों की एक खासियत होती है कि जब उनके कम्युनिटी पे बात आएगी तो पूरे के पूरे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे लोग यानी कि फुल लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। तो ये फुल बेंच का मामला है, ठीक है, फुल बेंच, गुजरात हाईकोर्ट के फुल बेंच का मामला है, ठीक है। तो पूरा का पूरा गुजरात इनके पक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि अब इतने अच्छे आदमी हैं हरिप्रसाद भोजनगर वाला, ठीक है, कि पूरा का पूरा फुल बेंच, इसलिए यहां से आपको एसोसिएट करके याद रखना है गुजरात हाईकोर्ट फुल बेंच का मामला, हरिप्रसाद भोजनगर वाला। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका एक सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 होता है, इसमें इंडिविजुअल को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो आप हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फायदा यहां पर मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये 23 सबसेक्शन 2 वाला जो सेल्फ एक्वाइर्ड प्रॉपर्टी का जो आपका बेनिफिट है वो हफ को भी मिलेगा, क्या वो हफ को भी मिलेगा, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि नहीं, हफ एक फिक्टिशियस एंटिटी है, ठीक है, इसीलिए फिक्टिशियस एंटिटी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता है। ये जो आपका सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का जो मामला है, जो बेनिफिट होता है वो केवल इंडिविजुअल को मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल को मिलेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल ओनर है, एक हाउस का ओनर है, ठीक है, उसको क्या मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और उसमें खुद रहता है, उसको मिलता है। और यहाँ पर ये मामला चला गया गुजरात हाईकोर्ट तक। अब क्योंकि हरिप्रसाद इतने अच्छे आदमी थे कि पूरा का पूरा गुजरात उनके पक्ष में खड़ा हो गया, यानी कि ये फुल बेंच का मामला है, फुल बेंच का मामला है। तो यहां पर सवाल क्या उठता है, सवाल यहां पर यह उठता, इश्यू अंडर कंसिडरेशन क्या है कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है। तो क्या ये बेनिफिट हफ को नहीं मिलेगा, क्या ये बेनिफिट हफ को नहीं मिलेगा, केवल इंडिविजुअल को मिलेगा, क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है। तो ये मामला आया गुजरात हाईकोर्ट का। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि गुजरात हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को जोर की फटकार लगाई और बोला कि जो फर्म होता है, फर्म जो होता है वो एक फिक्टिशियस एंटिटी कहा जा सकता है, क्योंकि फर्म फिजिकली घर में नहीं रहता है, लेकिन हफ जो होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो मात्र एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक फैमिली के मेंबर होते हैं और जिसमें नेचुरल पर्सन लोग होते हैं, एक फैमिली के मेंबर जो कि नेचुरल पर्सन लोग हैं, वो लोग साथ मिल के रहते हैं। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि हफ एक फिक्टिशियस एंटिटी है। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि हफ एक फिक्टिशियस एंटिटी है, ऐसा नहीं क्या कहा जा सकता है। अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी
वाला बेनिफिट जो होता है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में, ठीक है, वो इनको हफ को भी मिलेगा, हफ को भी मिलेगा। तब असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि वहां तो लिखा हुआ है ओनर होना चाहिए, ओनर का मतलब तो क्लियर है, ये तो सिंगुलर है। तो यहां पर हाईकोर्ट उनको जवाब देता है, हाईकोर्ट बोलता है कि जनरल क्लॉज के हिसाब से कभी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है तो आप जनरल क्लॉज को भी देखोगे। तो हाईकोर्ट ने यहां पर क्या बोला, गुजरात हाईकोर्ट ने जनरल क्लॉज के हिसाब से लॉ में यहां पर जहां पर सिंगुलर वर्ड यूज किया जाता है वहां सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सिंगुलर में प्लूरल भी इंक्लूड होगा। इसीलिए यहां पर ओनर का इंटरप्रिटेशन, प्रोविजन के ओनर वर्ड का इंटरप्रिटेशन आप ओनर्स वर्ड से भी लगाओगे, ओनर का इंटरप्रिटेशन आप ओनर्स वर्ड से भी लगाओगे। इसीलिए 23 सबसेक्शन 2 का बेनिफिट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलेगा, न केवल इंडिविजुअल को मिलेगा बल्कि हफ को भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। इसका मतलब ये हरिप्रसाद भोजनगर वाला गुजरात हाईकोर्ट फुल बेंच के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, फिर से मैं एक बार पूरी कहानी बता देता हूं आपको। यहां पर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको जैसा कि पता है 23 सबसेक्शन 2 में इंडिविजुअल को मिलता है, तो क्या ये हफ को भी मिलेगा? ठीक है, क्या यह हफ को नहीं मिलेगा इस ग्राउंड पर कि हफ एक फिक्टिशियस एंटिटी है? यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में गया, गुजरात हाईकोर्ट के फुल बेंच का मामला है। हाईकोर्ट ने बोला कि फर्म को एक फिक्टिशियस एंटिटी कहा जा सकता है क्योंकि फिजिकली उसमें पर्सन जो होते हैं, नेचुरल पर्सन, वो लोग नहीं रह सकते हैं, मतलब आपका फर्म नहीं रह सकता है। लेकिन हफ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें जनरली एक फैमिली के मेंबर होते हैं जो कि नेचुरल पर्सन है और वो लोग एक घर में रह सकते हैं। उसके बाद जो एसओपी का बेनिफिट होता है इसके लिए ओनर होना जरूरी नहीं है। मतलब हाईकोर्ट ने कहा जनरल क्लॉज को अप्लाई करते हुए कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, ठीक है, यानी कि ओनर वर्ड में ओनर्स वर्ड भी इंक्लूड होगा। इसीलिए हफ को भी 23 सबसेक्शन 2 का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एशियन होटल के बारे में। इसका भी नाम देखो होटल है, ठीक है, और ये भी होटल का बिजनेस नहीं करता है, ठीक है। एशियन होटल की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ये जो सवाल उठता है वो आपको शॉप को लेट आउट करने का, शॉप को लेट आउट करने का, लेट आउट ऑन रेंट, इसका जो है सवाल उठता है। अब जहाँ तक बात है कि ये भी दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, तो देखो दोनों होटल जो है हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का मामला देखा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो एसएससी है, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड है, ये एसएससी है। अभी ये देखो ये एशियन होटल है, ठीक है, इसके पीछे साइड का ये पोर्शन है, यहाँ पर एशियन पेंट्स का दुकान है, ठीक है। अब ये जो लैंडलॉर्ड होता है, वो लैंडलॉर्ड एसएससी जो होता है उसने शॉप को किराए पर दिया, ठीक है, किराए पर दिया, जिसके रिस्पेक्ट में एसएससी को इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट दिया गया। एसएससी को यानी कि एशियन होटल्स लिमिटेड को यहाँ पर पगड़ी जमा करवाया गया, यानी कि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट था, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट था, ध्यान रहे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या नॉशनल इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री है, तो सवाल ये उठता है, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि नॉशनल इंटरेस्ट भी आपका, नॉशनल इंटरेस्ट जो है वो भी आपको टैक्सेबल किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि नॉशनल इंटरेस्ट आपका कौन से हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, बिजनेस इनकम हेड में या फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में, इस बात का सवाल उठता है। असेसिंग ऑफिसर ने सबसे पहले बोला कि ये नॉशनल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका टैक्सेबल किया जाएगा। दूसरी बात बोली, दूसरी बात यहां पर सवाल क्या उठता है, असेसिंग ऑफिसर ने इस नॉशनल इंटरेस्ट को बिजनेस इनकम बोला, इस नॉशनल इंटरेस्ट को बिजनेस इनकम बोला। अब यहां पर मामला गया दिल्ली हाईकोर्ट के पास, दोनों होटल्स का केस, दोनों दिल्ली हाईकोर्ट का मामला, ठीक है। न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड में भी देखा और एशियन होटल्स लिमिटेड में भी आप देख लो, दिल्ली हाईकोर्ट का ही मामला है। अब यहां पर हाईकोर्ट ने बोला कि नॉशनल इंटरेस्ट बोलकर ब्याज को यहां पर टैक्सेबल नहीं किया जा सकता है। यहां पर एक तो पहली बात है कि नॉशनल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, यहां पर नॉशनल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला ये इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, तो क्या हुआ, मकान मालिक जो होगा वो बैंक में पैसा रखेगा कि नहीं। अब जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, बैंक में ये वाला पैसा जाके जमा करेगा, तो मकान मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तब हाईकोर्ट ने बोला कि अदर सोर्स हेड में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा जो बैंक में डिपॉजिट करने पर इनको मिलता है, ठीक है, वो मकान मालिक के हैंड में अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। यहां पर नॉशनल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि डिपॉजिट ही आपका इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि आपका, पहली बात तो ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है, और दूसरी बात कि जो इंटरेस्ट यहां पर आएगा, डिपॉजिट करेगा बैंक में, तो वो आपका अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कंक्लूड किया कि ना सेक्शन 28 का बिजनेस इनकम ये कहलाएगा, ये नेशनल इंटरेस्ट, और ना सेक्शन 23 के तहत आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा। मतलब ना 28 में आएगा और ना 23 में आएगा, ना बिजनेस इनकम होगा ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी बात करते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि मान लो आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपने तमिलनाडु का बहुत नाम सुना था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब वहाँ पे समुंदर हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मतलब मंदिरें हैं, और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो है डांसर लोग रहती है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु क्यों गए? टूर करने के लिए गए, ठीक है। अब जब तमिलनाडु टूर करने के लिए गए तो वहाँ पर आपको ये लड़की पसंद आ गई। अब यहाँ पर ये लड़की पसंद आ गई तो फिर आप इससे बात करने के लिए गए, तो इसके पापा ने आपको देख लिया, इसके पापा ने आपको देख लिया। इसके पापा कौन सी जगह पे काम करते थे? तो तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करते थे। तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते थे, मद्रास में, ठीक है। तो 2014 का मामला है ये। 2014 में आप फंस गए थे। मान लो कि आपने उस वक्त आईपीसी का एग्जाम दिया था, उसके बाद आप तमिलनाडु चले गए थे। अब जहां तक बात करते हैं कि उसके पापा ने आपसे शर्त रखी कि क्या यार सीए की पढ़ाई छोड़ो और एक काम करो कि मेरी बेटी से मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूं और तुम मद्रास में ही सेटल हो जाओ, मद्रास में ही सेटल हो जाओ। आपको उन्होंने ऑफर किया और ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर था। आपने सोचा कि यार ये तो बैठे बैठे अपनी तो लॉटरी निकल आई, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट थी जिसमें उसके पापा, इस लड़की के पापा काम करते थे, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें एक अंडरटेकिंग थी, ठीक है। अब वो जो अंडरटेकिंग थी वो होटल यूनिट थी, इसकी होटल यूनिट थी, होटल यूनिट। अब ये होटल यूनिट जो था वो लॉस मेकिंग होटल यूनिट था, ठीक है। अब लॉस मेकिंग होटल यूनिट था तो उसके लड़की के पापा ने आपसे क्या बोला? लड़की के पापा ने आपको बोला कि हाँ, मैं आपको ये जो इनका लॉस मेकिंग होटल यूनिट है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता हूँ, यानी कि उसका फ्रेंचाइजी दिलवा देता हूँ, और फ्रेंचाइजी के बेसिस पर आप चलाओ, फ्रेंचाइजी के बेसिस पर आप उस होटल को चलाओ और उसको प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट करो और आप पैसे कमाओ और यहाँ पर मेरी बेटी के साथ शादी करके सेटल हो जाओ। ये ऑफर आपको दिया गया। तो तमिलनाडु तो यहाँ पर हम लोग केस के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसकी एक अंडरटेकिंग थी, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक अंडरटेकिंग थी, ठीक है, जो कि उसकी होटल यूनिट थी, जो कि बहुत लॉस पे चल रही थी। तो उसको आपको लीज पर दिया, उसको आपको लीज पर दिया। किसने दिलवाई? ये कहानी मैंने आपको बता दी, मद्रास हाईकोर्ट का मामला है। मद्रास में जाकर आप फंस गए थे, वो भी मामला है क्योंकि आप इस लड़की से बात करने के लिए गए थे। तो आपको इस कंडीशन को इंपोज करते हुए लीज पर दिलवाया कि जो आपका सर्विस एंड मेंटेनेंस होगा वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये इन्होंने ये एसएससी है आपका, ये एसएससी, अभी से मैं इसको एसएससी बोलूंगा, ठीक है, इतना लंबा नाम बार बार नहीं लूंगा। तो एसएससी ने शर्त रखा, एसएससी ने आपको लीज देते हुए शर्त रखा कि हमारा स्टैंडर्ड जो है सर्विस का वो आपको मेंटेन करना जरूरी है। और दूसरी बात कि नेम बोर्ड पर हमारे नाम, आपके नाम के ऊपर में हमारा नाम रहेगा, बाकी आप होटल का जो भी नाम रखो लेकिन आपके नाम के ऊपर हमारा नाम रहेगा, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि यहां पर जो आपने पैसे दिए, ठीक है, यहां पर जो आपने फ्रेंचाइजी फीस दी, ठीक है, फ्रेंचाइजी फीस दी, फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो फीस दी इसको एसएससी को, तमिलनाडु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ये कौन सा इनकम हुआ? रेंट देने का इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, या फिर बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा? सवाल ये उठा कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा या फिर बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा। अब आप तो ठहरे सीए स्टूडेंट और आपका दिमाग तो इतना चलता ही है कि भैया यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी फीस होगा ये कौन सा इनकम होगा। इसके बारे में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया, मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया। तो आपको याद रखना इतना बड़ा नाम, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट का मामला। ये जो फ्रेंचाइजी फीस मिलता है, ठीक है, एसएससी से, वो मतलब एसएससी को जो फ्रेंचाइजी फीस मिलता है, ठीक है, वो फ्रेंचाइजी फीस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा या बिजनेस इनकम होगा। हाईकोर्ट ने सारी चीज बातों के लिए जो आपको फ्रेंचाइजी पे मिला था उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट देखा, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट देखा, जो एसएससी के साथ और फ्रेंचाइजी जिसने लिया है यानी कि आपके साथ एग्रीमेंट देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा। हाईकोर्ट ने यहां पर देखा कि एसएससी और उसके फ्रेंचाइजी, ठीक है, इसमें कई सारे कंडीशन लिखे हुए हैं, ठीक है, लाइसेंस लेने के कई सारे कंडीशन लिखे हुए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का कंडीशन,
ठीक है, मेंटेनेंस उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, एसएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। उसके बाद कॉमन एरिया का कंडीशन, गार्डन का कंडीशन, कैटरिंग का कंडीशन, मतलब एसएससी फ्रेंचाइजी केवल मतलब आपका जो केवल लीज पे नहीं दिया, बल्कि आपका मतलब जो भी होटल का उनका स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए भी आपको स्ट्रिक्ट कहा, बोला कि भाई हम आपको लाइसेंस तो दे रहे हैं, मतलब हम आपको फ्रेंचाइजी तो दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी का शर्त ये है कि स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन करोगे आप। और दूसरा और सबसे बड़ा शर्त रखा कि जो भी आप नाम रखो, मान लो कि आपने होटल का नाम रखा कि सीए स्टूडेंट होटल, ठीक है, होटल का नाम ये रखा, तो इसके ऊपर में सीए स्टूडेंट होटल के ऊपर में आपको रखना पड़ेगा तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये नाम जो है वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कंडीशन हाईकोर्ट ने गौर किया। यहां पर देखा कि नाम जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके नाम के ऊपर में हमारा नाम लिखा हुआ रहेगा, यानी कि एसएससी का नाम लिखा रहेगा। हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि आपने किराए पर दिया है होटल को, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस आप ही कर रहे हो लेकिन दूसरों से करवा रहे हो अपने शर्त पे, ठीक है। तो जो भी मंथली फ्री फीस रिसीव करो फ्रेंचाइजी का या फिर वन टाइम में रिसीव करो, आपका जो भी फ्रेंचाइजी फीस होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, जो भी फ्रेंचाइजी फीस होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बस आप जान बचा के चेन्नई से भाग गए वापस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस की, हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड। हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड, तो आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, लेकिन अभी आपको बड़े हो गए हो, अब सीए स्टूडेंट बन गए हो, तो आपको हेंकल हेंकल करके याद रखना पड़ेगा, हेंकल हेंकल स्पीक इंडिया, ठीक है। जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ दे दे भैया, ठीक है। तो इस तरह से ये पोएम आपको याद रखना पड़ेगा कि हेंकल हेंकल लिटिल स्टार की जगह पर आपको हेंकल हेंकल स्पीक इंडिया, शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा है वो वापस इंटरेस्ट के साथ दे दे भैया, ठीक है। तो ये वाला केस है आपका हेंकल स्पीक लिमिटेड, ठीक है। अब ये हेंकल कंपनी है, ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहां तक ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो ये जो आपका मतलब खेल होता था ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, हाल में ही आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड, हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर क्या होता है उस केस को पहले हम लोग समझते हैं। ये आपके 2015 का मामला है और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब एस फॉर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो हमने देखा, तो ये स्टार भी एस से होता है, सुप्रीम कोर्ट भी एस से होता है, मतलब किसी भी तरह करके आपको याद रखना है, इसी को एसोसिएशन मेथड बोलते हैं। आप चीज़ों को एसोसिएट करते रहो दिमाग में, ठीक है। और हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड को आप याद रखो। अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी पब्लिक इशू होती है उसका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था कि कुछ दिनों के लिए जो भी पैसा आएगा, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो भी आएगा, यानी कि अलॉटमेंट डेट तक, अलॉटमेंट के दिन तक बैंक में डिपॉजिट करना होगा। जो भी एप्लीकेशन मनी का पैसा आएगा उसको कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अलॉटमेंट के डेट तक, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के दिन से अलॉटमेंट के दिन तक जो बैंक में पैसा रहेगा, तो कंपनी को क्या मिलेगा, जो पब्लिक इशू कंपनी करने वाली कंपनी है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल इसी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में था, सवाल इसी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। अब जो मतलब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से बैंक में तो पैसा डिपॉजिट करना ही था। उसके बाद जिस जिस बंदे को अलॉटमेंट नहीं मिला है, जिस जिस एप्लीकेंट को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उसको उसके एप्लीकेशन के पैसे के साथ इंटरेस्ट भी वापस कर दिया जाता है, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है। तो असेसिंग ऑफिसर ने इंटरेस्ट का दो हिस्सा हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया कि मतलब मान लो कि अलॉटमेंट बहुत दिनों के बाद होगा, तो इंटरेस्ट का दो हिस्सा हो गया। एक तो हो गया जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट का इंटरेस्ट, और जिसको रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट। असेसिंग ऑफिसर ने सारे के सारे इंटरेस्ट को यहां पर टैक्स लगा दिया। असेसिंग ऑफिसर ने पूरे के पूरे इंटरेस्ट पर, पूरे के पूरे ब्याज पर टैक्स लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो एप्लीकेशन इशू किया गया था वो इशू किया गया था 92-93 असेसमेंट ईयर में, इशू किया गया था 92-93 असेसमेंट ईयर में। अब ये जो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट हुआ है वो अगले असेसमेंट में ईयर में हुआ है 93-94, इस असेसमेंट ईयर में अलॉटमेंट हुआ। इस असेसमेंट ईयर में ही असेसिंग ऑफिसर ने सारे के सारे इनकम पर एक्रू बोलकर, सारे के सारे इंटरेस्ट पर एक्रू बोलकर टैक्स लगा दिया। सारे के सारे इनकम पर मतलब इंटरेस्ट इनकम पर एक्रू बोलकर, मतलब आपका एक्रू और रिसीव, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, तो एक्रू आउटस्टैंडिंग हो गया आपका इंटरेस्ट, एक्रू बोलकर यहाँ पर टैक्स लगा दिया एक्यूरल बेसिस पर। अब जहाँ तक सवाल ये उठता है कि व्हेन वुड द इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन शेयर एप्लीकेशन डिपॉजिट, व्हेन, कब टैक्सेबल होगा, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन जिस ईयर में मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया था उस ईयर में, या फिर जिस ईयर में एक्चुअली अलॉट किया उस ईयर में, ठीक है, उस असेसमेंट ईयर में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया,
ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड में आपने क्या देखा, हेंकल हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा इंटरेस्ट के साथ जल्दी से वापस कर दो अगर शेयर अलॉट नहीं किया तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक एसएससी को इंटरेस्ट का अमाउंट अवेलेबल होगा ना उसको वो अदरवाइज यूटिलाइज कर सकता है। अब अवेलेबल ही नहीं होगा तो यूटिलाइज कहाँ से हो सकता है। तो दो वर्ड पर गौर किया, अवेलेबल, उसके बाद यूटिलाइज, उसके बाद जो अलॉटमेंट के बाद जो पैसा रह जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी के रिस्पेक्ट में, वो आपका ओन अर्निंग कहलाएगा, ओन अर्निंग कहलाएगा। अब जो ओन अर्निंग होता है एसएससी का उसी पर आप टैक्स लेते हो, तो जो इंटरेस्ट आप जो एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर लोगे उसका इंटरेस्ट ही इसका ओन अर्निंग या फिर ओन फंड कहलाएगा एसएससी का, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बातों पर फोकस किया। इन तीनों बातों पर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलॉटमेंट वाले प्रीवियस ईयर में एक्रू माना जाएगा इंटरेस्ट का, क्योंकि जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक इसका ओन अर्निंग कहलाएगा ही नहीं। तो आपका अर्निंग कहलाएगा ही नहीं, मतलब आपका कोई किसी भी तरह करके राइट नहीं बनता है। तो एक्रू तभी माना जाएगा जब उस इनकम के रिस्पेक्ट में स्पिक इंडिया लिमिटेड का, हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड का राइट बनेगा। एक बार इस केस को आप जस्ट गो थ्रू कर लो, बहुत लंबे चौड़े में बताया गया है जिसको मैंने काफ़ी समराइज करके बताने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं के एंड कंपनी के बारे में। के एंड कंपनी के बारे में, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आपने मूवी देखी होगी कमीना, ठीक है, तो कमीने एंड कंपनी। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसा अक्सर क्या होता है कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसमें एक दूसरे को आप कमीने बोल के बुलाते हो, ठीक है। तो आप लोगों का, स्टूडेंट लोगों का, फ्रेंड लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक समझदार लड़का था, वो सीए कर रहा था। जाहिर सी बात है कि हर ग्रुप में एक समझदार लड़का होता है और वो आपका जनरली सीए स्टूडेंट ही होता है, उसी के पास दिमाग होता है, ठीक है। तो आपका के एंड कंपनी, आपकी तारीफ में देखो मैंने क्या बोल दिया। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपके दोस्त लोग थे सबने मिलकर एक प्लानिंग किया, सबके दिमाग में एक प्लानिंग क्या आया कि भाई हम लोग लॉटरी का बिजनेस करते हैं, लॉटरी के बिजनेस में बहुत फायदा है, लॉटरी का बिजनेस करते हैं, लॉटरी के बिजनेस में बहुत फायदा है। ये कहानी में सिक्किम में एक्चुअली लॉटरी का बिजनेस चालू किया गया था। केस है दिल्ली हाईकोर्ट का मामले का। तो आप यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में ये के एंड कंपनी इन लोगों ने मिलकर बनाया। बोला कि भाई हम लोग सबसे एक दूसरे को कमीने बोलते तो के एंड कंपनी हम लोग अपनी कंपनी का नाम रख देते हैं। अब जब लॉटरी का काम चालू करने का सोचा तो ये जो समझदार लड़का था जो कि सीए स्टूडेंट था, उसने बताया कि भाई लॉटरी बिजनेस करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। लॉटरी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। किसको एप्लीकेशन देना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे तो आप देने के लिए सबको मिल के गए ग्रुप लोग, तो उसको पता चला कि यहाँ पर बैंक गारंटी फर्निश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैंक गारंटी फर्निश करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से ये लोग बैंक में चले गए। जब बैंक में गए तो इनको पता चला कि इनको मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी इनको बैंक गारंटी मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन के साथ साथ आपको बैंक गारंटी फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। लॉटरी का बिजनेस करना चाहते हो तो लाइसेंस लेने के लिए और बैंक गारंटी करने के लिए, बैंक गारंटी लेने के लिए बैंक में मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि ये के एंड कंपनी ने काम क्या किया, ये स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया और बैंक गारंटी भी ले आया मार्जिन मनी डिपॉजिट करके। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मार्जिन मनी बैंक में डिपॉजिट किया गया, इस मार्जिन मनी पर ये आपका बैंक जो होती है वो इंटरेस्ट भी देती है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या ये मार्जिन मनी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, ठीक है। इज द इंटरेस्ट इनकम ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विथ बैंक फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी टू कैरी ऑन बिजनेस टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम? क्या ये बिजनेस इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया के एंड कंपनी लिमिटेड के केस में, के एंड कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मार्जिन मनी जो होता है वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने का, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मार्जिन मनी क्यों एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? क्योंकि बैंक गारंटी देगा तभी आपका ये बिजनेस चालू कर सकते हो, लॉटरी बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है उसका बिजनेस से डायरेक्ट नेक्सस है, बिजनेस से इसका नेक्सस है, बिजनेस से ये लिंक्ड है, ठीक है, डायरेक्ट नेक्सस है। इसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट इनकम होगा ये बिजनेस इनकम कहलाएगा, बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा। आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या केस देखा, एक बार आप सारे केस का नाम यहाँ पर देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था केस
चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का केस, फिर आपका न्यू दिल्ली होटल्स लिमिटेड का केस आया, उसके बाद एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का केस आया, उसके बाद हरि प्रसाद भोजनगर वाले का केस आया, गुजरात हाईकोर्ट फुल बेंच, पूरा का पूरा बेंच खड़ा हो गया था। एशियन होटल्स लिमिटेड का केस आया, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला। उसके बाद तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस आया, मद्रास हाईकोर्ट का मामला। उसके बाद हेंकल स्पीक इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला। उसके बाद के एंड कंपनी 2014 दिल्ली हाईकोर्ट का मामला।